हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। माय नेम इज राजन कुमार सिंह। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। तो हम देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है। और भारत के लिए जो है यह दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत यदि क्लाइमेट चेंज होगा तो इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव कहिए वो भारत पर भी पड़ेगा। तो भारत इसको लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहता है। इस वर्ष यदि हम देखें तो पर्यावरण दिवस का थीम रखा गया है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। ये इस वर्ष का थीम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह जो है थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और इस वर्ष का जो सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हो रहा है, वह किसके नेतृत्व में हो रहा है? सऊदी अरब के नेतृत्व में हो रहा है। यदि हम देखें कि भारत के लिए यह इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं कि भारत में 4 हॉट स्पॉट एरिया पाए जाते हैं। विश्व में टोटल 34 हैं, जिसमें से 4 भारत में अवस्थित हैं। तो इस दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए यह कितना मायने रखता है। और यदि विश्व में 17 मेगा डाइवर्सिटी देशों की पहचान की गई है, जिसमें से भारत भी एक है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो है भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको हमने समझने का प्रयास किया। अब यदि हम 4 हॉट स्पॉट एरिया की हम बात करें तो वो कहाँ कहाँ अवस्थित है भारत में, तो एक हम देखते हैं पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में गुजरात से लेकर के तमिलनाडु, और इसका फैलाव श्रीलंका तक भी है। तो यदि हम देखें कि गुजरात में एक नदी है ताप्ती नदी, उसके मुहाना से ये प्रारंभ होता है और कन्याकुमारी होते हुए यह श्रीलंका तक फैला हुआ है। और आप जानते हैं कि जो हमारे भारत का प्रमुख औद्योगिक गतिविधि का यह केंद्र रहा है पश्चिमी घाट, और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहा है पर्यावरण को। यदि हम दूसरा हॉट स्पॉट एरिया की बात करें तो वह हिमालय में अवस्थित है। और हिमालय में कौन कौन से राज्य हैं प्रमुख रूप से इसमें? तो इसमें हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य शामिल हैं। यदि आप तीसरा बात करें हॉट स्पॉट एरिया का तो वह है इंडो बर्मा वाला जो क्षेत्र है, उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा आएगा? त्रिपुरा आएगा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये 3-4 राज्य हैं जहां इसका फैलाव है। चौथा जो है हमारा एक सुंडालैंड है, और इसका प्रमुख फैलाव कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप के निकोबार द्वीप पर आप कह सकते हैं, निकोबार द्वीप पर। और यह सुंडालैंड जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे तो थाईलैंड, फिर थाईलैंड वाला जो क्षेत्र है इसका फैलाव है यहाँ पर। फिर ब्रुनई आप जो द्वीप जो देख रहे हैं, इसमें भी यही सुंडालैंड वाला जो बायोडाइवर्सिटी है, और इसका फैलाव हमारा निकोबार द्वीप तक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर इसका अब तक के क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर यदि कोई भी मेजर इंसिडेंट होता है तो हमारा संयुक्त राष्ट्र का, यूएन का जरूर उसमें भागीदारी होता है। तो इसकी शुरुआत आप देखेंगे वर्ष 1972 से ही हो रही है स्टॉकहोम सम्मेलन में, जो कि स्वीडन का एक शहर है, वहीं से आयोजित हुआ था। यदि भारत की हम बात करें तो भारत स्टॉकहोम +50 में महत्वपूर्ण भागीदार बनकर भी आया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक मेजर के रूप में हम 1992 का ब्राजील का रियो डी जेनेरो शहर में जो आयोजित हुआ था, उसको भी हम देख सकते हैं। यहीं पर एजेंडा 21 लाया गया था, एजेंडा 21, और इसमें टोटल 4 भाग में बांट करके कार्यक्रमों को रखा गया था। तो वो 4 कार्यक्रम देखते हैं किस किस चीजों पर था। तो जैव विविधता पर था हमारा, फिर पूंजी ट्रांसफर, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं पैसों की भी आवश्यकता होगी, तो वह जो पूंजी है उसको ट्रांसफर करने की भी बात कही गई थी। तीसरा हम देखते हैं कि फूड, स्वच्छ पेयजल और सामाजिक सुरक्षा, इसकी भी बात कही गई थी। यदि आप देखें तो गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण, इस तरीके की भी बात इसमें कही गई थी। यदि आप देखें कि भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाया गया था, उजाला योजना लाया गया था, ये सभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत में जो है गरीबी को भी संबोधित कर रहा है और पर्यावरण को भी संबोधित कर रहा है। धुआं मुक्त भारत की परिकल्पना की गई थी। और इस तरह के जो साधन है वो कौन प्रयोग करते थे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब घर की महिलाएं होती थी वही इसका उपयोग करती थी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए पर्यावरण को, प्रदूषण को बढ़ाने में गरीबी भी एक बहुत बड़े कारक बनता है।
और यदि हम उससे क्लीन टेक्नोलॉजी का हम यदि प्रयोग करें तो हमारा पर्यावरण सही दिशा में, पर्यावरण सुरक्षा काफ़ी तीव्र हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो क्या है? तो क्योटो जापान का एक शहर है, तो वहीं पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ था क्योटो में। और यदि हम देखें कि अब तक 160 प्लस कंट्रीज इसमें शामिल हो चुके हैं, और यह भी एक इंटरनेशनल स्तर का प्रोटोकॉल था। इसमें हम देखते हैं, और यह किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1997 में इसका आयोजन किया गया था। यदि आप देखें तो इसमें ग्रीन हाउस गैसों की पहचान की बात कही गई थी, और इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे कम करने के लिए कैसे रणनीति बनाना है, ये सभी देशों के बीच इसके लिए सहमति बनाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बाली सम्मेलन। बाली कहाँ है? तो यह इंडोनेशिया का एक शहर है बाली, वहीं पर वर्ष 2007 में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें अब देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया था देशों के बीच कि जो उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैसों की जो उत्सर्जन है वो ज़्यादा कौन करेगा? तो जिसके पास ज़्यादा इंडस्ट्री होगा, इस तरह के इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो ज़्यादा करते होंगे, मतलब विकसित देश। और इसको भुगतता कौन है? तो विकासशील देश भी भुगत रहे हैं और विकसित देश भी भुगत रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेवारी दोनों के ऊपर समान रूप से ना हो करके विकसित देशों को ज़्यादा उठाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसके जरिए अपने आर्थिक विकास कर लिया है, और कहीं ना कहीं वो विकसित देश और अर्धविकसित या अविकसित जो देश हैं वो केवल इसका दुष्परिणाम ही झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक विवाद उत्पन्न हो गया था। फिर हम देखते हैं कि फिर एक नया समझौता हुआ कि जो विकसित देश हैं उसके द्वारा एक फंड बनाया जाना चाहिए, जिसमें 100 खरब डॉलर की राशि रखी जानी चाहिए, जिसका उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा? तो जो विकसित देश नहीं है उसके द्वारा किया जाएगा। और दूसरी बात कही गई कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कही गई कि ग्रीन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया जाए विकसित देशों के द्वारा, ताकि वो भी अपने देशों में क्लीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और पर्यावरण को कम से कम प्रदूषित होने में मदद करें। तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो विवादों का सम्मेलन किया, जो विवाद उत्पन्न हो रहा था उसको विश्वास में कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोपेनहेगन में भी सम्मेलन हुआ, फिर कानकुन सम्मेलन, जिसका हमने स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था। कहीं ना कहीं यह जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था। और जैव विविधता भी क्यों हमारा खतरे में जा रहा है? क्योंकि हमने जलवायु परिवर्तन पर उस ढंग से कार्य नहीं किया था। फिर हम देखते हैं कि कानकुन सम्मेलन में ही एक रिपोर्ट भी रखा गया कि हमारा जो तापमान है पृथ्वी का, वह 5 से 6 डिग्री की वृद्धि यदि हो, इस तरह से यदि चलता रहा तो इसमें वृद्धि हो जाएगी। फिर हम देखें आईपीसीसी का रिपोर्ट आप देखें तो वह भी यही बात कहती है कि इस सदी के अंत तक यदि यह सब चलता रहा, उत्सर्जन का यही दर रहा, तो 1.5% से लेकर के 5.8% तक जो है वृद्धि हो सकती है। और महासागर का जो टेम्परेचर है, महासागर का जो जल का जो सतह है वो 28 सेंटीमीटर से 58 सेंटीमीटर के बीच में उसकी वृद्धि हो सकती है। और हम जानते हैं कि जो हमारा भारत है उसका 7500 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह समुद्र के मतलब तटवर्ती क्षेत्र है। यदि समुद्र के जल सतह में यदि वृद्धि होगी तो इसका असर कहीं ना हमारे तटवर्ती राज्यों में पड़ेगा। और यदि वायुमंडल का तापमान में वृद्धि होती है मतलब तो उसका असर कहीं ना कहीं हमारा किस पर पड़ेगा? तो हिमालयी ग्लेशियरों पर पड़ेगा। और इसका परिणाम हमारा पूरा उत्तर भारत में ही झेलना पड़ेगा, पूरी तरह यह बाढ़ के चपेट में आ जाएगा। तो इस तरह से भारत काफ़ी इस पर सतर्क रहता है। और भारत के द्वारा इस बीच हम देखते हैं कि कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे राष्ट्रीय सौर मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन क्या है कि भारत आप जानते हैं कि एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ पर 300 प्लस दिन सूर्य की उपस्थिति देखी जाती है। तो हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को इससे लाभ ले सकते हैं, ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हाल ही में जैसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा सूर्योदय योजना लाई गई थी, तो इसी तरह से भारत सरकार जो है सौर अभियान, फिर आप देखेंगे कि अन्य नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा
वायु ऊर्जा, गैर जीवाश्म के क्षेत्र में भारत सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है और एनर्जी बास्केट में इसका जो योगदान है उसको निरंतर बढ़ाया जा रहा है। यदि आप देखें, ऊर्जा इफिशियंसी की भी बात की जा रही है। ऊर्जा इफिशियंसी का क्या अर्थ हुआ कि जो भी उपकरण हमारे एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, काफ़ी इफिशियंट होनी चाहिए, काफ़ी कम एनर्जी में उनका आउटपुट अच्छा हो। यदि आप देखेंगे कि उजाला योजना जो कि एलईडी बल्ब के वितरण और उसके उपयोग को बढ़ावा देने की बात करता है, उज्ज्वला योजना की आप बात देखें तो वो कहीं ना कहीं जो खाना बनाने के लिए जो हम खास करके जो ईंधन का उपयोग करते हैं उसमें भी बदलाव की बात करता है, धुआं मुक्त भारत की बात करता है। तो इस तरह से हम भारत सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर कार्य किया जा रहा है। एक और चीज़ आप देखें कि भवन निर्माण, जो भारत में एक विकासशील देश है तो यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, और ठोस कचरा प्रबंधन, ऊर्जा कुशलता, जैव डीजल और हाइड्रोजन पर आधारित अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत सरकार काफ़ी एक्टिव होकर काम कर रही है। परिवहन में बदलाव के लिए, जो सार्वजनिक परिवहन है उसके लिए काफ़ी कार्य किया जा रहा है। यदि आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, आप शहरों में देखेंगे कि ग्रीन बस की बात कही जा रही है, चलाई जा रही है और लोग के द्वारा इसका काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। मेट्रो बनाया जा रहे हैं छोटे छोटे शहरों में भी। तो इस तरह से भारत सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर काफ़ी प्रभावशाली कार्य किया जा रहा है। तो इस तरह से आज हम देखें जो भारत सरकार और विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो कार्य किए जा रहे हैं उसको हमने आज इस सीरीज में, हमने इस एपिसोड में हमने देखा है। तो इस तरह से कैसा लगा आपको यह एपिसोड ज़रूर बताएं और चाणक्य IAS के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।